Hello everyone. Today we will discuss UPSC PT 2021 क्वेश्चन पेपर. आज हम जो रिसेंटली यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है पीटी का 10 अक्टूबर को, उसका क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे. ठीक है, और इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे. आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने सारे पेपर्स को कुछ सेक्शंस में बांटा है और मैं सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस को डील करूँगा. ठीक है, उससे पहले हम ये देख लें कि इस साल पीटी में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि पॉलिटी से 16 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 14, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 17 क्वेश्चन एंड करेंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं. यानी सबसे ज़्यादा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चन हैं 18 क्वेश्चन. उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं. यानी हम अगर एनालाइज करें तो लगभग सारे सेक्शन से को इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया गया है इस बार. ठीक है, पॉलिटी से 16, इकोनॉमी से 14, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से 18, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से 17, करेंट अफेयर से 15. यानी ये पेपर बहुत ही बैलेंस्ड है. ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पॉलिटी और इकोनॉमी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर इन दोनों सेक्शन में आपने अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रखा है तो आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यानी जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी एंड इकोनॉमी सेक्शन से, उसमें आप 30 में से 28 तक सही कर पाएंगे अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. मैंने इस लेक्चर में मैं पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चंस और उसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरे किसी सेक्शन को लूँगा और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा. तो पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं. पॉलिटी के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स. ठीक है, पूछ रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अगर धन की जमा पूंजी होती है, यानी धन को अगर जमा किया जाता है तो वो किस प्रिंसिपल को वायलेट करेगा. तो पहला है द राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा है राइट टू फ्रीडम और चौथा है द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर. तो देखिए, हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करने में मदद करता है. मतलब प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव करने में मदद करता है. यानी इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ठीक है, या फिर कह सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक जस्टिस. तो जो पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, ये फंडामेंटल राइट है. ठीक है, और जो सी ऑप्शन है द राइट टू फ्रीडम, ये भी फंडामेंटल राइट है. और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव करने में मदद करता है. फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने में मदद करता है. तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए और सी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से या इकोनॉमिक जस्टिस से. ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, ए एंड सी. बाकी बचा ऑप्शन बी एंड डी. तो बी में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और डी में है द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर. दोनों काफ़ी क्लोज है, ये दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं. बट आपने सुना होगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करने में हमारी मदद करता है. ठीक है, तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन होगा. ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर जो ऑप्शन है वो इनडायरेक्ट वे में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन डीपीएसपी डायरेक्ट वे में रिलेटेड है.
क्योंकि अगर हम देखें डीपीएसपी आर्टिकल 39, अगर हम देखें डीपीएसपी आर्टिकल 39, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये क्या कर रहा है, डीपीएसपी आर्टिकल 39 क्या कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी डीपीएसपी आर्टिकल 39 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आर्टिकल 39 टेंड्स टू प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा बहुत ही सिमिलैरिटी है। देखिए, तो आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A के अंदर है, ठीक है, आर्टिकल 300A के अंदर है। और ये कैसा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डाला गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, वैसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, ठीक है, वैसे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यानी अदर देन फंडामेंटल राइट्स, दोज राइट विच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन and which are other than fundamental rights are called constitutional rights। और constitutional rights को हम legal rights बोल सकते हैं, क्योंकि legal right दो तरीके के हो सकते हैं, legal right टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, those right which are confirmed by the law, ठीक है, वैसे राइट जिन्हें कानून के द्वारा, एक्ट के द्वारा जिन राइट्स को इंश्योर किया गया है। और दूसरा राइट जो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यानी लीगल राइट दो तरह के हो सकते हैं, एक वैसे राइट्स जो एक्ट के द्वारा आपको दिया गया है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी एक तरह का लीगल राइट है। तो यहाँ ऑप्शन ए है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन नहीं, तो फंडामेंटल राइट तो नहीं होगा, ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ऑप्शन ए में सिटीजन ओनली दिया हुआ है, बट अगर आप आर्टिकल 300A को पढ़ें तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि पर्सन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, persons not be deprived of property save by authority of law। इसका मतलब कि ये एनी पर्सन्स के लिए अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialistic secular democratic republic। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी अभी भारत का जो पॉलिटिकल नेचर है कैसा है, इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो कैसा है अभी, सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये अभी का स्टेटस है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस था। तो आपको पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमने प्रीएम्बल में 3 वर्ड को इंसर्ट किया था, ठीक है, सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को हमने प्रीएम्बल में इंसर्ट किया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। इसका मतलब 1976 से पहले सोशलिस्टिक और सेकुलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं था। यानी इंडियन स्टेट का जो नेचर था, पॉलिटिकल नेचर था, वो सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था। यानी 1905 में सिर्फ क्या था, 1905 में इंडियन स्टेट का नेचर कैसा था, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मकसद है? एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करना जिसके तहत जो गवर्नमेंट हो या जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो ऑपरेट करे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। ठीक है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? लिमिटेड, देखिए, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय मीन्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय द मीन्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है गवर्नमेंट उसी के अनुसार चलेगी। ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। ठीक है, ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी वो। ठीक है, यानी हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी? लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा लिमिट कर दी गई है। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 4 का राइट आंसर है डी। फिफ्थ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि पॉलिटी और इकोनॉमी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें यूपीएससी का फोकस रहता है कॉन्सेप्ट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? इट इज़ नॉट फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, इट फ्रॉम हिस्ट्री। तो नेक्स्ट जो पॉलिटी से क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से है वो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। तो ये पहला ऑप्शन ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि वो एक्यूज जो है, जो आरोपी है, वो मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रहेगा। तो पहला पार्ट, ऑप्शन फर्स्ट का जो पहला पार्ट है वो तो सही है कि एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट। लेकिन दूसरा पार्ट देखें, एंड सच एक्यूज इज लॉकअप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। बट जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? वो जेल में रहता है। एक्यूज कहाँ रहता है? वो जेल में रहता है, यानी सेंट्रल या स्टेट प्रिजन में रहता है। वो पुलिस स्टेशन में लॉकअप में नहीं रहता है। तो जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? जो एक्यूज होता है, जो आरोपी होता है, वो किसके कस्टडी में रहता है? मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रहता है, और वो सेंटर या स्टेट प्रिजन में बंद होता है। ठीक है, वो जेल में बंद होता है, ना कि लॉकअप में बंद होता है पुलिस स्टेशन में। और पुलिस कस्टडी में क्या होता है? पुलिस कस्टडी में जो आरोपी है वो किसके कस्टडी में रहता है? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके कस्टडी में रहता है, और वो पुलिस स्टेशन में लॉकअप में बंद रहता है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में रहता है, यानी प्रिजन में रहता है। तो ये डिफरेंस है। और जैसे ही किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो वो पहले पुलिस कस्टडी में चला जाता है, और पुलिस कस्टडी में उसे 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है, और उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि वो पुलिस कस्टडी में जाएगा, फर्दर पुलिस कस्टडी में जाएगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। अगर पुलिस कस्टडी में जाता है तो वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? पुलिस कस्टडी में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस आरोपी को इंट्रोगेट कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो क्वेश्चन उससे पूछताछ कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी अप्रूवल, मतलब उसे इंट्रोगेट करने के लिए, पूछताछ करने के लिए किसी के ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आरोपी जेल में होगा, जब वो जुडिशियल कस्टडी में होगा, तो अगर पुलिस उससे इंट्रोगेट करना चाहेगी, ठीक है, उसे पूछताछ करना चाहेगी, तो सबसे पहले कोर्ट का उसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो इट्स अ राइट ऑप्शन। तो सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो राइट है। पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में अगर आरोपी होगा तो अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, इंट्रोगेट करना है, तो उसे सबसे पहले कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम ए मैटर ऑफ हिज हर राइट। तो ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, इट बिकम अ मैटर ऑफ हिज हर राइट, ये रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में इंडिया में पेरोल ये राइट्स नहीं है, ठीक है। इंडिया में जो पेरोल है ये राइट नहीं है आपका, ये आपका राइट नहीं है। और पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है द टेम्पररी और परमानेंट रिलीज ऑफ ए प्रिजनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए सेंटेंस। यानी आपका जो सेंटेंस है, आपका जो कैद की सज़ा की जो अवधि है, उसके पहले ही आपको टेम्पररी या परमानेंटली आपको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑन द प्रॉमिस ऑफ ए गुड बिहेवियर, ठीक है। आपने अगर ये प्रॉमिस किया कि आप रिलीज होने के बाद एक अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करेंगे और समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह रहेंगे, तो आपको रिलीज किया जा सकता है आपके सज़ा खत्म होने से पहले ही, या तो टेम्पररी तौर पे यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर परमानेंटली, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई बीमार है या फिर किसी की डेथ हो गई या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आपको टेम्पररी रिलीज किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे कैदियों को पेरोल पे रिलीज किया गया, लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन है कि आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप रिलीज होने के बाद आप अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन पेरोल कोई आपका राइट नहीं है, पेरोल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज अ राइट इन इंडिया, ये इंडिया में राइट नहीं है, अधिकार नहीं है आपका। अ प्रिजनर्स क्लेम्स टू पेरोल इज़ नॉट एब्सोल्यूट and prison authorities have considerable discretion in generating payroll to the prisoner। यानी यहाँ पे किसके डिस्क्रिप्शन पे है? जो प्रिजन अथॉरिटी है, ठीक है, जो जेल की जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन पे ये डिपेंड करेगा कि वो आपको पेरोल देते हैं या नहीं। तो यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इट बिकम ए मैटर ऑफ हिज हर राइट। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल। तो ये राइट ऑप्शन है, ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए पेरोल पे जो एक गाइडलाइन है, एक ब्रॉड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, पेरोल पे एक ब्रॉड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल पे एक ब्रॉड गाइडलाइन दिया है, किस केस में? अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक ब्रॉड गाइडलाइन दिया है। लेकिन हर स्टेट ने अपना एक अलग रूल्स बनाया है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है पेरोल से रिलेटेड, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज एंड पेरोल रूल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो है बी, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Act 2006? इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, 2006 में इसे लागू किया गया था, और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A legislation which confirms on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन कि वैसा लेजिस्लेशन, वैसा लॉ जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को या फिर एग्जीक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को ये अथॉरिटी देती है, अनगाइडेड अथॉरिटी देती है, अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर देती है, यानी वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ना चल के अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं और अनकंट्रोल डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना किस आर्टिकल को वायलेट करता है, ठीक है, ऐसा करना किस आर्टिकल को वायलेट करता है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 के अनुसार, जो कि इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। और द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। यानी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी लॉ के सामने सब समान है, तो ये जो कंसेप्ट है वो किसका पार्ट है? वो रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ को किसने दिया था? डाइसी ने दिया था रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब लॉ सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ का दो मीनिंग होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, और दूसरा है नो पर्सन इज एबव द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अनुसार आर्बिट्ररी पावर यहाँ पे अब्सेंस होना चाहिए, ठीक है। हर कोई लॉ के अनुसार चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगा, कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं होगा। तो अगर कोई भी लेजिस्लेशन अगर एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ये अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर देता है तो ये रूल ऑफ लॉ को वायलेट करेगा, रूल ऑफ लॉ को वायलेट करेगा। और रूल ऑफ लॉ किसका पार्ट है? आर्टिकल 14 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 14 किसका एलिमेंट है? रूल ऑफ लॉ का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, ये होगा ऑप्शन ए, 15 का ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। देखिए कौन ऐसा एसेंशियल फीचर है जो इंडिया को इंडिकेट करता है कि इंडिया फेडरल इन कैरेक्टर है। तो जो हमने पढ़ा है, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी द स्पेशल फीचर्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फेडरल कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। ठीक है, इनमें से कौन स्टेट को डिफाइन कर रहा है? तो आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा होगा, आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। तो उसमें क्या क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या किस किस को डिफाइन किया गया है स्टेट में, आर्टिकल 12 में, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को, ठीक है, लोकल बॉडीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, कॉरपोरेशन को, इन सारे चीज़ों को, ठीक है, स्टेट के रूप में डिफाइन किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाई अ डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिटी ऑफ पर्सन, ये यहाँ पे परमानेंटली ऑक्यूपाई, मतलब कोई भी कम्युनिटी अगर परमानेंटली ऑक्यूपाई कर रही है डेफिनिट टेरिटरी को, तो उसे हम स्टेट कहेंगे। तो ऐसा बेस्ड नहीं है ये। दूसरा है a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them। ओके, हाँ, इनके पास एक अथॉरिटी है। तो हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आर्टिकल 12 के अंदर कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने का, उसे हम स्टेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, ठीक है, जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हुए हैं, जो कि एक पॉलिटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो और उनके पास अथॉरिटी है गवर्न करने की, तो उसे हम स्टेट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट डेफिनेशन है। तो इस 17 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 17 का आंसर क्या होगा? बी। 18 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। ओके, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो उसमें बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन है इसमें, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आप अगर पढ़ेंगे उस सेक्शन में, तो उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड जज को या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करके उन्हें फिर से काम पे बुला सकती है और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। और इसके लिए उन्हें
प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में कि देखिए हाई कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने का, अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने का पावर है, बट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप अपने ही जजमेंट को रिव्यू करें, बट वो कर सकती है, उसके पास पावर है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अ हाई कोर्ट ऑल्सो हैज द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन even though no specific power of review is conferred on it by the constitution, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे कोई अथॉरिटी या पावर नहीं दी गई है कि आप रिव्यू कर सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर दिया गया है रिव्यू करने का। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन स्पेसिफिकली कन्फर्ड विद द पावर ऑफ रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, एज द लगा दिया है, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है वैसे ही हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकती है। ठीक है, हैज द पावर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, हाई कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दिया है, तो ये दोनों में सिमिलरिटी तो नहीं है। हाई कोर्ट रिव्यू कर सकती है लेकिन एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, तो एज द सुप्रीम कोर्ट डज, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का 1 ओनली, यानी ऑप्शन ए। 18 का आंसर होगा ए, 18 का आंसर होगा ए। 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल। ये बिल्कुल सही है, एक ही सिटीजनशिप और एक ही डोमिसाइल है। ठीक है, एक ही स्टेट में आप डोमिसाइल ले सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्टेट में आप डोमिसाइल लेते हैं तो ये इलीगल होगा। दूसरा स्टेटमेंट है सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ अ स्टेट। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। जो एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट का, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि वो बाय बर्थ ही होना चाहिए, उसमें लिखा गया है सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। किसी भी मेथड से अगर वो इंडियन सिटीजनशिप लेते हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाय बर्थ जरूरी नहीं है। थर्ड है अ फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपका लाइफ टाइम के लिए सिटीजनशिप रहेगा। सिटीजनशिप को का लॉस भी होता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, और इसके 3 तरीके हैं, बाई रेनन्सिएशन, बाई टर्मिनेशन एंड बाई डेप्रीवेशन। बाई रेनन्सिएशन मतलब आपने खुद अनाउंस किया कि मैं सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ इंडिया का। दूसरा है बाई टर्मिनेशन, यानी जब आप दूसरे कंट्रीज का सिटीजनशिप ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड है बाय डेप्रीवेशन, अगर आप फ्रॉड तरीके से इंडियन सिटीजनशिप लेते हैं या आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल होते हैं तो आपका सिटीजनशिप कंपल्सरी टर्मिनेट कर दिया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सिर्फ 1 करेक्ट है, तो इसका 19 का राइट आंसर है ए, 1 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारी लिबर्टी कैसे सेफ गार्ड होती है, हमारा फ्रीडम कैसे सेफ गार्ड होता है। ठीक है, ये है कमिटेड जुडिशियरी के द्वारा, यानी हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा फ्रीडम अगर छीनता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं या हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो अ कमिटेड जुडिशियरी बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ये 20 का राइट आंसर है ए, 20 का राइट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉलिटी सेक्शन से है वो है 27। We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया, लेकिन हमारा मॉडल उससे बिल्कुल अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग है। जैसे एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरेन है, यानी जो भी लॉ बनाएगी
उसको कोई नॉल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, वही लॉ होगा, ठीक है। और लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोई भी पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है और वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो उसे जुडिशरी नल एंड वॉइड कर सकती है। केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो यानी पार्लियामेंट्स लिमिटेड है, पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो लिमिटेड है। तो ये पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये सही है। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट सही होगा, यानी 27 का सी, 27 का सी। 28 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। एन गोपालस्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर हैड अ सेक्रेटरी बी परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये देखते हैं यूपीएससी क्या इसका आंसर देती है। 29 आते हैं क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी आपको पता होगा, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था 2017 में। पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 में केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, यानी राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट विच इज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का सी, 29 का सी। 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidate from contesting in one लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो नहीं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन से हम नहीं लड़ सकते हैं, 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि लॉ है 3 कॉन्स्टिट्यूशन से आप नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, 1994 से पहले आप 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते थे, लेकिन 1994 के बाद ये लॉ में चेंज आया और अब कोई भी कैंडिडेट सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन 3 देवीलाल कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सही स्टेटमेंट है, दूसरा सही है। तीसरा है, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेटेड बाई हिम हर इन द इवेंट ऑफ हिम हर विनिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका कहने का मतलब, अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ रहे हैं और दोनों में आपकी जीत हुई, तो एक को तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो जो खाली हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी उस पर बाई इलेक्शन होगा, तो उसका खर्च कौन, इस स्टेटमेंट का कहना है कि उसका खर्च जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो कैंडिडेट है जो उस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो इस खर्च को बियर करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, ये खर्च गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है, पब्लिक एक्सचेकर से ये खर्च होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा सजेशन दिया था कि अगर ऐसा होता है तो जो बाई इलेक्शन होगा उसका खर्च पॉलिटिकल पार्टी बियर करे। लेकिन ये अभी सिर्फ सजेशन है, इसको गवर्नमेंट ने नहीं माना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन है वो है 2 ओनली, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से थे। होप आपको अच्छा लगा हो ये एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे सेक्शंस को एनालाइज करेंगे, और इस तरह मैं पूरे पीटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सेक्शन वाइज एनालाइज करूँगा। ओके, थैंक यू।